देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 3 संशोधन विधेयक रखे हैं संसद में। उसको लेकर कई विपक्षी पार्टी तथा हरियाणा एवं पंजाब के किसान बहुत ही खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी किया और कर भी रहा। आप लोगों को न्यूज़ के थ्रू मालूम चलता ही होगा, मीडिया के थ्रू। आखिर किसान भाई का क्या विवाद है, उन लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर पर छेके हुआ सिंधु बॉर्डर पर उन लोग प्रदर्शन कर रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रही है। अभी देखिए ठंडी का मौसम है, अभी फिर इधर बारिश हुआ था, उसमें भी किसान भाई लोग अभी एकदम पूरा डटे हुए हैं कि नहीं, हमको ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल जो आया जून 2020 में, इसको वापस लो, इसको लेकर या इसमें कुछ सुधार करो। गवर्नमेंट से पूरा एकदम पूरा प्रदर्शन कर रही है किसान भाई लोग, ठीक है ना। इसमें सरकार कर रही है कि ये जो बिल जो मैं लाया हूँ एकदम गेम चेंजर है। आपको भैया सरकार ने लाया है तो गेम चेंजर ही होगा। इसमें जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि एकदम बर्बाद होगा। आपको पता है जो अगर हम विपक्ष में हैं, विपक्षी पार्टी है, अगर उसको तो खराब लगेगा ही लगेगा। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब से ये चलते हुए आ रहा है कि अगर भैया हम कोई भी बिल, अगर हम सत्ता में हैं, अगर हम कोई भी बिल लाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 तलाक से रिलेटेड हो, 3 तलाक से रिलेटेड हो गया, GST हो गया, ये मतलब ले लीजिए इसको, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए नोटबंदी से रिलेटेड हो गया। इन सब चीज़ों अगर मान लीजिएगा हम सत्ता में हैं तो अगर हम कोई भी कानून लाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर सत्ता में नहीं है तो हमारे लिए खराबी होगा ना। इसमें आपको समझना है भैया इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल जून 2020 में जो मोदी जी ने संसद में जो रखे हैं, उसको लेकर आखिर वो 3 बिल क्या है उसको हम समझते हैं। 3 बिल का है क्या, ठीक है, आखिर विवाद क्या है। तो पहला बिल को हम समझते हैं। पहला बिल है व्हाट इज़ इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। इसका मतलब होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम। देखिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि दाल, चावल, आटा, तेल, मसाले, आलू, प्याज, ठीक है, दाल, ये सब क्या आवश्यक चीज़ें हैं। अगर इन सब चीज़ों को अगर कोई बड़ा व्यापारी वो अपने हवेली पे अगर वो स्टॉक कर लेता है, जमा कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में रेट बढ़ जाएगा। जानिए रेट कैसे बढ़ता है। देखिए जैसे ले लीजिए प्याज को हम ले लेते हैं। प्याज का रेट तो आप लोग को मालूम ही है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कि कभी रहता है 20 रुपये किलो, तो फिर कुछ दिन के बाद हो जाता है 100 रुपये किलो हो जाता है, 120 रुपये हो जाता है, 90 रुपये हो जाता है, 80 रुपये हो जाता है। आखिर क्या वजह है बढ़ने का रेट, ठीक है। तो समझते हैं अगर मान लीजिए किसान भाई लोग अगर मान लीजिए प्याज को मतलब प्याज की खेती किया, ठीक है, किसान भाई लोग प्याज की खेती करने के बाद प्याज जब तैयार होता है तो वो कहाँ पे जाके बेचता है, मंडी में जाके बेचता है, ठीक है। मंडी में वो प्याज को जब जा करके वो बेचा मंडी में, तो मंडी में कई व्यापारी होते हैं, करीब 20-25 व्यापारी होते हैं। उसी में से 5-6 व्यापारी जो होता है, तो वो उसी में से 5-6 व्यापारी बहुत ओवर माइंडेड होता है और बहुत वो पक्का बिजनेसमैन होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, किसान से कम रेट में खरीद लिया प्याज, ठीक है। प्याज खरीद करके वो क्या करता है, वो व्यापारी वो अपने हवेली पे, वो अपना स्टोर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब प्याज को स्टॉक करके रख लेता है, ठीक है। वो जानता है अगर अभी हम प्याज को अगर हम स्टॉक करके रखेंगे तो आगे चल के हम इसका मोटी कमाई कर सकते हैं। जानता है कि अगर अभी हम अगर स्टॉक कर रखेंगे तो क्या, अगर प्याज को स्टॉक कर रखेगा तो मार्केट में प्याज की कमी होगा नहीं होगा। जब प्याज की कमी होगा तो मार्केट में रेट धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ जाता है। जैसे ये व्यापारी देखता है ये मंडी वाला, अरे साला मार्केट में तो रेट प्याज का रेट 80 रुपये किलो हो गया, 90 रुपये किलो हो गया, तुरंत वो खरीद के रखता है 20 रुपये किलो हिसाब से, ठीक है। तो फिर वो जब रेट मार्केट में बढ़ गया तब तो वो धीरे धीरे क्या करता है, प्याज को सप्लाई करता है, धीरे धीरे वो अपने से छोटे व्यापारी को बेचना शुरू कर देता है, ठीक है ना। ऐसा कब होता है, ऐसा होता था सबसे ज़्यादा होता था कब, 1955 में ऐसा होता था, सबसे ज़्यादा होता था 1955 में, ठीक है ना। तो 1955 के बाद से फिर लागू क्या हुआ कि कोई भी इन सब जो आवश्यक चीज़ें हैं, इन सब वस्तु हैं, इन सब चीज़ों का भंडार आप नहीं कर सकते हैं। सरकार ने फिर कानून लागू किया, नहीं इन सब चीज़ों का आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर भंडारण किए हुए अगर आप पकड़े जाएंगे, आपके लाइसेंस को सीज कर दिया जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो कोई भंडारण नहीं करता था, ठीक है। तो अभी देखिए ये जून 2020 में मोदी जी ने फिर ये कानून ला दिए कि नहीं भैया आप जो है कि फसल को
अपने हवेली पे भंडारण करके रख सकते हैं। किसान भाई जो फसल उगाते हैं, अगर वो चाहे वो अपने पास भी मतलब फसल को जमा करके रख सकते हैं। जो बड़ा व्यापारी है वो भी अपने पास फसल को जमा करके रख सकता है। आप ही बताइए, जो किसान भाई है तो वो उसके पास तो जगह ही नहीं होता है भैया कि फसल को स्टोर करने का, जमा करके वो अपने हवेली पर रख सके। उसके पास तो अच्छा घर ही नहीं होता है। जो बड़ा व्यापारी वही स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जून 2020 में ये कानून लाया है। जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे आलू, प्याज, दाल, चावल, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का जैसे तेल हो गया, आप भंडारण करके रख सकते हैं। सिर्फ 2 ही समय आप भंडारण करके नहीं रख सकते हैं। वो टाइम क्या है? युद्ध के समय और आपदा। युद्ध होता क्या है? मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में अगर लड़ाई होगा, ये होगा युद्ध के समय कोई भी अनाज को, ठीक है, आप जमा करके नहीं रख सकते हैं। और आपदा के समय से मान लिया अभी कोरोना है, ये क्या आपदा, इस समय कोई भी मतलब फसल को, अनाज को जमा करके नहीं रखेगा। ठीक है, कहीं अगर भूकंप आ गया इस टाइम पे नहीं रखेगा। ये 2 समय पे जो है कि अनाज को भंडारण करके नहीं रख सकता है, बाकी टाइम पे आप भंडारण करके रख सकते हैं। ये कानून में ये लाया गया है पहला बिल में। ठीक है, तो पहला बिल समझ गए। तो देखिए पहला बिल समझ गए ना। पहला बिल में वही है कि जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए दाल, चावल, आलू, प्याज, आटा, ये सब क्या आवश्यक चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को मोदी जी ने कानून लाया कि इन सब चीज़ों को भंडारण करके रख सकता है। किसान भाई भी चाहे तो वो भी रख सके और बड़ा व्यापारी वो भी रख सके। ठीक है ना। सिर्फ दो ही समय आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, युद्ध के समय और आपदा के समय। ठीक, तो पहला कानून समझ गए। व्हाट इज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसका मतलब होता है क्या है कि मूल्य अवशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। ठीक है, इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं किसको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको कहते हैं कोई भी कंपनी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी फार्मर से कोई भी फसल को खरीदने के लिए, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, तेल हुआ, या जो है कि बादाम हुआ, ठीक, गन्ना हुआ। जो बड़े कंपनी वाला होता है वो क्या करेगा? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसी फार्मर से। ठीक है ना। और भी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे कंपनी वाला क्या बनाती है? चिप्स बनाती है। अगर चिप्स आलू का बनता है, ठीक है, अगर चिप्स वाले कंपनी को क्या चाहिए? आलू की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो भी आलू खरीदने के लिए वो क्या करेगी? डायरेक्ट फार्मर से कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, अगर कंपनी वाला और भी बहुत सारे कंपनी वाला क्या बनाती है? बिस्किट बनाती है, जैसे पार्ले जी हो गया, गुड डे हो गया, मेरी जी हो गया। ये सब क्या है कि कोई बड़ा कंपनी ही नहीं इसको बनाता, तभी तो हम लोग खाते हैं। तो कंपनी वाला को अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर गेहूँ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किससे? डायरेक्ट फार्मर से कॉन्टैक्ट करेगी, ना कि वो मंडी के पास जाएगा। पहले जो अगर मंडी के पास कंपनी वाला को पहले अगर ज़्यादा था खरीदने के लिए फसल, तो अनाज वगैरह, तो उसको काफ़ी मतलब कॉस्ट में उसको खरीदना पड़ता था। ठीक है ना। तो अब अगर ये बिल जब लागू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कंपनी वाला डायरेक्ट फार्मर से खरीद पाएगी। ठीक है, और वो कंपनी वाला क्या करेगा? बोने से पहले प्राइस फिक्स कर देगा। फार्मर से पूछा जाएगा कि भैया आपको कितना रुपया रेट चाहिए, तो बोलेगा हमको 20 रुपये किलो हिसाब से चाहिए। तो वो एक कंपनी वाला क्या करेगा? एक बॉन्ड पेपर पे एग्रीमेंट कर लेगा फार्मर से 20 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है ना। तो कंपनी वाला डायरेक्ट फार्मर से कॉन्टेक्ट करके उसका एग्रीमेंट बिल बना लेगा, तब उसे फसल कंपनी वाला फार्मर से खरीदेगी। ठीक, ये इसमें कहा गया है। ठीक है ना। और यानी कि इसमें ये कहा है, देखिए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि फार्मर और कंपनी के बीच का रिलेशन रहेगा। कंपनी वाला को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? फसल वगैरह चाहिए। अगर चावल की जरूरत पड़ेगा चावल लेगा, मतलब गेहूँ की जरूरत पड़ेगा गेहूँ लेगा। अगर ठीक है ना, तो डायरेक्ट किससे कॉन्टैक्ट करेगा? फार्मर से करेगा। और फार्मर से पूछा जाएगा कि प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी कि बोने से पहले उसको पूछा जाएगा आपको कितना रुपये किलो हिसाब चाहिए, तो उस हिसाब से मतलब एग्रीमेंट कर लेगा पेपर पे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विवाद जो खड़ा हो रहा है, क्या खड़ा हो रहा है कि चलो कंपनी वाला इसे मतलब एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आपको 20 रुपये किलो के हिसाब से आपको देंगे फार्मर से। ठीक है, अगर यही रेट अगर मार्केट में अगर 25 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया, फिर फार्मर चाहेगा तो हम मार्केट में बेच सकें, वो नहीं बेच पाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक समस्या है। ठीक, तो समझ गया ना कि दूसरा बिल समझ गया। देखिए सबसे मेन विवाद है भैया क्या चीज़ का?
सबसे मेन बड़ा विवाद है एपीएमसी जिसको बोलते हैं मंडी, ठीक है ना, और दूसरा है एमएसपी। यही दो चीज़ों को लेकर के अभी जो किसान भाई लोग इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर रही है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को मतलब इसी चीज़ का प्रदर्शन कर रही है, ठीक है ना। तो हम समझेंगे एपीएमसी और एमएसपी क्या है, ठीक, ओके। तीसरा बिल आखिर है क्या? तीसरा बिल क्या है? व्हाट इज़ फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इसका मतलब होता है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य क्या होता है, ठीक है ना। देखिए हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम समझेंगे कि आखिर तीसरा बिल आखिर है क्या। यानी कि सरकार कह रही है कि फार्मर जो फसल उपजाते हैं, फसल उपजाते हैं और सब्जियां वगैरह जो उपजाते हैं, अनाज वगैरह जो उपजाते हैं, तो वो जो अनाज को बेचने के लिए वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी वो बेच सकता है, घर बैठे बेच सकता है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं पर, जैसे कि मान लीजिए कि गोवा में हो गया, मुंबई हो गया, अगर हम बिहार में हैं तो अगर हम मुंबई में बेचना चाहेंगे तो घर बैठे हम बेच सकते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करेगी, ठीक है ना। तो फार्मर को ये सुविधा हो जाएगा कि वो घर बैठे मतलब अनाज को बुक करके वो डायरेक्ट बड़े व्यापारियों को बेच सकता है। ये सरकार कर रही है, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अनाज को बेच सकता है फार्मर घर बैठे। अब देखिए भैया, सबसे बड़ा विवाद किस चीज़ को खड़ा है? सबसे बड़ा विवाद यही मंडी यानी कि एपीएमसी को लेकर के है, ठीक है ना। एपीएमसी और एमएसपी को लेकर के, ठीक है ना। तो हम समझेंगे एपीएमसी है क्या। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है ना। एपीएमसी को डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में समझिए मंडी में जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं उसको कहा जाता है, व्यापारी को कहा जाता है आढ़ती और बिचौलिया। ये लोग फसल को खरीद करके वो अपने मंडी में रखते हैं। ये मंडी कौन बनाता है? यही लोग बनाता है, यही लोग का मंडी होता है, आढ़ती और बिचौलिया लोग का मंडी होता है, ठीक है ना। तो इन लोगों का कहना क्या है कि सरकार से कह रहे हैं ये लोग मंडी वाले लोग कि भैया अगर मतलब फार्मर जो है, अगर फार्मर अनाज को उपजाएगा तो वो डायरेक्ट कंपनी को बेच देगा अनाज। तो मंडी जो मैं बना करके रखा हूँ, इतने सालों से मंडी बना कर रखा हूँ, तो मंडी में बेचने के लिए नहीं आएगा। तो मैं जो इतना बड़ा बड़ा मंडी बना रखा हूँ, ये मंडी मेरा कहाँ जाएगा? इन लोगों का अलग विवाद है। इन लोगों का यही विवाद है कि फार्मर अगर हमारे पास अनाज बेचने के लिए नहीं आएगा तो मैंने जो इतना बड़ा बड़ा मंडी बना कर रखा है, तो आखिर इसका फ़ायदा क्या है हमको? और मंडी लोगों का जो व्यापारी, इन लोगों का अलग विवाद है, इन लोगों का यही विवाद है, ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं। और एपीएमसी एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए सबसे बड़ा विवाद जो है कि यही एमएसपी को लेकर के किसान है, यही एमएसपी सबसे बड़ा विवाद इसी चीज़ को लेकर के किसान अभी खड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम समझते हैं एमएसपी का प्राइस को कौन फिक्स करता है? सीएसीपी करता है। एमएसपी का प्राइस सीएसीपी करता है। सीएसीपी का फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये सरकारी संस्था होता है। ये सीएसीपी सरकारी संस्था होता है, ये प्राइस फिक्स करता है एमएसपी का दाम कितना रखना है इस साल, अगले साल कितना रखना है। अगर मान लीजिए इस साल अगर गेहूँ उपजाया तो गेहूँ उपजाने से पहले ये लोग मीटिंग करते हैं सीएससीपी में। सीएससीपी लोग ये लोग अपने आप को, ये लोग सरकारी संस्था होता है, ठीक है। ये लोग अपने में मीटिंग करते हैं, ठीक है, कि इस बार गेहूँ का दाम कितना होना चाहिए। अगर गेहूँ उपज रही है तो इस बार गेहूँ का दाम कितना होना चाहिए। अगर धान उपज रही है तो धान का दाम कितना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बादाम उपज रही है तो बादाम का दाम कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लोग फिक्स करते हैं प्राइस। तो वही प्राइस जो फिक्स करते हैं वो प्राइस कौन होता है? एमएसपी ही प्राइस होता है, ठीक है ना। तो किसान भाई लोग जो फसल उपजाते थे, ठीक है ना, तो वो लोग फसल उपजाते थे तो वो लोग मंडी में भी बेचते थे और
कहाँ, और यहाँ पे एमएसपी के दाम पे एमएसपी पे जाकर बेचते थे सरकारी संस्था। सरकारी संस्था जो होता है, देखिए ये एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकारी मंडी है। एफसीआई ये सरकारी मंडी समझिए, एक तरह से सरकारी मंडी है ये, ठीक है ना। तो सरकार लोग किसान भाई लोग जब फसल उपजाते थे, मतलब उपजाते हैं, तो उपजाने के बाद जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फसल को जाकर बेचते हैं एमएसपी के रेट पे, तो वो एफसीआई गोदाम पे ही जाते हैं वो बेचने के लिए, ठीक है ना। एफसीआई समझ गए। तो विवाद यही खड़ा है कि एमएसपी को सरकार ख़त्म कर रही है, ठीक है ना। एक्चुअली सरकार बोल रहा है कि रहेगा, लेकिन एमएसपी में कोई दम नहीं रहेगा भैया। अगर एमएसपी को लेकर के जो किसान भाई लोग अभी विवाद खड़ा कर रही है, यानी कि सरकार करेगी एमएसपी रहेगा, किसान भाई करेगा नहीं रहेगा। सही बात है भैया, एमएसपी नहीं रहेगा, एमएसपी सरकार करे रहेगा, लेकिन रहेगा उस पर जो है कि मतलब इस पर कोई दम नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये मन मर्जी हो जाएगा, ठीक है, सरकार को मन मर्जी हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो है कि किसान भाई लोग प्रदर्शन कर रही है, ठीक है ना। तो समझ गए, एफसीआई समझ गए। एफसीआई होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकारी गोदाम होता है, ठीक है। अब समझते हैं एमएसपी, यानी कि एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको कहा जाएगा कि अनाज बोने से पहले जो प्राइवेट कंपनी वाला प्राइस फिक्स करेगी उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। और एमएसपी किसको बोलेंगे, अनाज बोने से पहले जो दाम फिक्स होता है, जो दाम फिक्स करेगी सरकार, उसको बोलेंगे एमएसपी, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा तीनों बिल, ठीक है ना। थैंक यू, ओके।